अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूँ माही शेख। उम्मीद यकीन दुआ भी यही आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने बहुत सारे अच्छे दिनों को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। ज़िंदगी कहते हैं एक नेमत है और इस नेमत को अच्छे तरह से अपनी ज़िंदगी में जो है वो गुजारें और नेमत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है आपको, और इसको अच्छे तरीके से बहुत ही आरामदेह तरीके से पुरसकून तरीके से गुजारने की कोशिश करें। ज़िंदगी जहाँ पे कहते हैं कि एक नेमत है, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी आपको आ जाते हैं और ये तो हमने देखा है कि नेचुरली ऐसा है कि जब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आता है। लाइक आप इसको बहुत इजीली ऐसे समझ पाएंगे कि आप देखते हैं एकदम से हम मौसम में तब्दीली देखते हैं, बारिश आती है, धूप आती है, ख़ज़ां है, बहार है, हर तरह के मौसम है, नेचर में चेंज है। इसी तरह आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं चेंज है। तो इस चेंज को किस तरह से आप अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से लेकर चलते हैं, बेसिकली उसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी कराते हैं, कितनी जल्दी उस पर सेहतमंद होते हैं और कितनी जल्दी आपको पता चलता है कि आप बीमार हैं और आपने जो है वो खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आपको हिट करी और आपने इससे अपने आप को बाहर निकालना है। इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो रहा है, कुछ असर आप पे भी आ रहा है तब्दीली का कि नहीं मौसम की? मामूली सा गला खराब हुआ था सिर्फ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि स्पेशली जिनको भी सीज़न एलर्जी है मेरी तरह, वो तो इस सीज़न में पहले से जो है वो हर तरह के ट्रीटमेंट अपने स्टार्ट कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी बंद कर दें, नॉर्मल पानी में भी वो ना हो जो ठंडा हो, और किसी ऐसी जगह पे भी जाने से अवॉइड करते हैं जहाँ बहुत ठंड या ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल, आजकल ना असल में ये मौसम जो तब्दील हुआ है तो अस्थमा वाले पेशेंट्स जो हैं, दमे के जो मरीज हैं, एलर्जी वाले पेशेंट्स या जिनको बार बार नज़ला ज़ुकाम छींकों का मसला होता है, वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, या वो पेशेंट्स जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस का मसला हो या इनको इसी तरह जोड़ों की बीमारियाँ हों, वो लोग थोड़े से इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये मौसम उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात यहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा कि जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन होता है, इस सीज़न में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर दूसरा तीसरा हम देखते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन से जो है वो बीमार हो रहा है। बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन होता क्यों है इस सीज़न में? पहले तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। असल में मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ कि जब मौसम में तब्दीली आ रही होती है तो हर मौसम की तब्दीली में हमें कोई ना कोई बीमारी जो है वो लाहक होती है। इसी तरह से अगर आप देखें, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होना या अगर बहुत ज़्यादा लोगों के जो वो टेम्परेचर शुरू हो जाती है या चेस्ट इन्फेक्शन के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो इसका हमारा सारा जो लिंक है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के साथ है। ब्रेन में अल्लाह ताला ने थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम बनाया है जो हमारे वजूद को नॉर्मल रखता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस के मुताबिक। तो जब टेम्परेचर में तब्दीली आ रही होती है, या अगर आप देखें अब मामूली सा ठंडा पानी भी बंदा पी ले तो गला ख़राब हो जाता है, उसको चेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ इस मौसम की तब्दीली की वजह से टेम्परेचर का जो ब्रेन में अल्लाह ताला ने सेट पॉइंट रखा हुआ है, उसके उतार चढ़ाव की वजह से इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को मसले मसाइल आते हैं फिर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिनको हम कहते हैं सीजन एलर्जी है, मौसम चेंज होने से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उनको हम किस तरह से, मतलब क्या ट्रीटमेंट उन्हें लेना चाहिए और एहतियाती तदबीर क्या इस्तेमाल होनी चाहिए? असल में इन दिनों में तो अगर एक पेशेंट है उसको चेस्ट इन्फेक्शन का मसला होता है या वो एलर्जी का शिकार है, तो उसमें से आजकल अगर आप देखें एसीज़ वगैरह तो बंद हो चुके हैं, सिर्फ ठंडे पानी से जो है वो एहतियात करना चाहिए, या सुबह सवेरे जब बंदा निकलता है डायरेक्ट बिस्तर से जब वो मतलब बाहर निकलता है तो उस वक्त थोड़ी सी एहतियात इंसान को करनी चाहिए। फूड में चेंजेस लाने चाहिए। अब अगर एक पेशेंट है वो टोटली वेजिटेरियंस हैं या वो मतलब इसी तरह के उसमें चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो उनको चाहिए कि इस मौसम में फूड में तब्दीली लाएं। जिस तरह चिकन सूप का इस्तेमाल शुरू कर लें बंदा, फ़िश का इस्तेमाल शुरू कर लें, इसी तरह से बॉयल एग वगैरह इसका इस्तेमाल शुरू करें। तो ये ऐसी खुराकें हैं जो गर्म मिजाज खुराकें हैं। इससे इंसान की जो है इन दिनों में एक तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है, दूसरी बात है कि प्रोटीन से हमारे एंटीबॉडीज भी बढ़ जाते हैं, और थर्ड हम इसी तरह के इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन से भी इससे महफूज रहते हैं। ठीक, मतलब कि हम इसे खाने पीने से रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम खाने पीने में ऐसी चीजें एहतियाती तदाबीर रखें तो हम उससे बेहतर हो जाएंगे और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अगर हमने ये सब चीजें कर ली उसके बावजूद चेस्ट इन्फेक्शन कॉज हो गया तो क्या करेंगे? असल में कुछ बीमारियां जो होती हैं वो अक्यूट नहीं होती। ठीक। जिस तरह हम सीजनल बीमारियों की बात करते हैं वो तो वक्ती तौर पर इंसान को आ जाती है, एक दो दिन में जो उनका मसला ख़त्म हो जाते हैं। कुछ बीमारियां परमानेंट इंसान के साथ वो जुड़ी हुई होती हैं। जिस तरह अगर आप देखें
इसी तरह अक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बेहतर तरीके से अगर ट्रीट नहीं करेंगे, या एक पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी डाउन है, उसको बार बार चेस्ट का मसला आता रहता है, तो उसके बाद उसमें उमूमन हमने देखा है कि पेशेंट अस्थमा की तरफ चला जाता है, दमे की बीमारियों की तरफ चला जाता है। अच्छा, क्या ये तो दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, चेस्ट इन्फेक्शन और अस्थमा? बिल्कुल, ये एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर फैमिलियल हिस्ट्री को देखें फिर तो एक अलग चैप्टर है, जीन्स में भी कुछ मसले आ रहे होते हैं, या फैमिली में भी एलर्जीज का मसला होता है। लेकिन हमने क्लिनिकल रिव्यू में यह देखा है कि अगर एक पेशेंट को एलर्जिक रेनाइटिस का मसला बार बार होता है, ठीक है, बार बार उनका नज़ला ज़ुकाम का मसले उनको आते हैं, या बार बार उनको खांसी का मसला आता है, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल करता है, तो वही एंटी एलर्जिक्स क्योंकि इस तरह करती हैं कि वक्ती रिलीफ देता है, बाद में फिर से वो मसले आ जाते हैं, ठीक है। तो वही उसके बार बार होने की वजह से हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो अक्सर इन्फ्लेम हो जाती हैं, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर इसमें अंदर म्यूकस जम जाता है, उसकी वजह से सांस की नालियां कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो फिर हमारा नॉर्मल जो मसला है वो अस्थमा की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 0102251 हमारे राबिते का नंबर। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात कर रही हैं? जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अब्दुर्रहमान सुहावा से बात कर रहा हूँ। अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? अच्छा, मेरा मसला ये, मैं तकरीबन 37-38 साल उम्र है, ठीक है। एक तो मेरा ये जो पेट है ये बहुत ज्यादा फूलता है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा ये धुआं से एलर्जी है, ये सिगरेट का धुआं हो गया, मैं कपड़े का काम करता हूँ, कपड़े का धुआं हो गया है। ठीक है जी, इसका मैंने इलाज भी बहुत है, लेकिन वक्ती हो जाता है, लेकिन जब मौसम चेंज होता है उस वक्त भी ये मसला ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। आज हमारा प्रोग्राम भी इस टॉपिक के हवाले से है, आपको जवाब देते हैं, आप शो देखें इंशाल्लाह, इसमें आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया अब्दुर्रहमान। अच्छा, धुएं सिगरेट का, अच्छा इनको तो फिर धुएं से एलर्जी है, तो हर तरह का धुआं इन्हें इफेक्ट करता होगा। डस्ट एलर्जी लोगों को हो जाती है, स्मोक से बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी होती है, ठंड से बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये जिस तरह आपने कहा कि एलर्जी और दमा एक दूसरे के साथ इसको हम लिंक कर सकते हैं, तो जिस तरह इस पेशेंट ने कहा कि मैं मेडिसिन लेता हूँ, वक्ती तौर पर मुझे रिलीफ आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि वक्ती रिलीफ की दवाइयाँ जो है वो मसले को ठीक तो नहीं करती, बल्कि वही मेडिसिन जो है उसकी वजह से ही वजूद में बीमारियाँ फैलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब यही एलर्जी इनको जो मसला है, अगर इनको ये होम्योपैथिकली अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट नहीं करेंगे तो बाद में अल्लाह ना करे इनको भी चेस्ट के इसी तरह सीवियर मसले आ सकते हैं, क्योंकि एलर्जी से ही ये मसले फिर बढ़ते हैं और वो जो है क्रॉनिक बीमारियों और बड़ी बड़ी डिजीज़ की तरफ जो है वो चली जाती हैं। तो डस्ट एलर्जी या किसी किस्म की भी एलर्जी हो, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में उसका हल है, वो हल हो सकते हैं मेडिसिन के साथ। ठीक, डॉक्टर साहब मेडिसिन बतानी है या हम कॉलर की तरफ से? आप कॉल ले लें, क्योंकि ये मसला इस तरह है, ऑन एयर इसको नहीं ट्रीट मतलब कर इसको आप देखेंगे और उसके बाद ही प्रॉपर इसका चेकअप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी, मैं कौसर आसिफ बात कर रही हूँ, हरीपुर हजारा से। जी कौसर, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि सर मेरा ना, मेरी बेबी है छोटी सी, तो मैं उसको फीड कराती हूँ, तो मेरे उसके बाद से मेरे जो है ना पट्ठों में बहुत जो है वो दर्द होता है। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में बताएं। जलन सी महसूस होती है और मेरा पट्ठों में खिंचाव सब महसूस होता है और दर्द होता है। ठीक है, तो क्या ये फीड की वजह से होता है या मुझे कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए? अब बताता हूँ आपको, आप शो देखिए, आपको जवाब देता हूँ। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। स्टिफनेस फील होती है, स्टिफ हुए में है बॉडी, स्टिफनेस और साथ में इनको मसल्स में बर्निंग सेंसेशन और इसको तकलीफ होती है, ठीक है। तो जब एक मदर जो है वो बेबीज़ को फीड कर रही होती हैं तो उसके साथ साथ उसकी वजूद में कैल्शियम की कमी आती है, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से आपको ये मसले मसाइल आ रहे हैं। कलकेरिया पाज दवाई है, कैल्शियम पासपोरिकम उसका नाम है, होम्योपैथिक स्टोर से ले लें। सुबह दोपहर शाम इसके जो है 4-4 गोलियाँ
खाने के बाद खाया करें, 1 महीने तक इसको जारी रखें। दूसरा आप ये किया करें कि साथ में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ रोज़ाना आप जो है मिल्क, दूध पीने का आप अपने आप में आदत डालें। इंशाल्लाह इसमें जो कैल्शियम की कमी आ रही है या वजूद में जो कमज़ोरी आ रही है वो न्यूट्रिशन के साथ, फूड के साथ वो बराबर होगी इंशाल्लाह, तो आपको मसल्स और बोन, हड्डियों में ये तकालीफ आपको नहीं आएंगी। ठीक, अच्छा, मतलब कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ कैल्शियम की कमी है या इसमें आप कोई विटामिन भी कह सकते हैं कि क्या? अच्छा, वैसे फीड कराने वाली मदर को विटामिन, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? असल में डेली रूटीन में हमें बैलेंस डाइट रखना चाहिए और इस तरह के फीडिंग मदर्स को जो वो अपने बच्चों को फीड कर रही होती हैं उनको तो खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, उनको विटामिन की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब एक वजूद पे 2 बॉडियों को वो पाल रही है ना, बच्चे की भी उसकी ज़िंदगी, उसके उनको हेल्दी रखने के लिए वो कोशिश कर रही हैं और अपने वजूद को भी, तो इसमें वजूद में फिर कमी आ जाती है। क्योंकि अगर बच्चों पर वो अपना दूध बंद करेंगी तो फिर बच्चों में कमी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में जो है उसमें विटामिन भी है, उसमें एंटीबॉडीज़ भी चले जाते हैं वजूद में, उससे बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब अगर उसको बच्चों को फीड नहीं करेंगी, उनको अपने उसके दूध पे नहीं रखेंगी, तो फिर बच्चों की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और उस बच्चों की जो है उसकी इम्यूनिटी भी नहीं होती। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। तो अपने खुराक का ख्याल रखेंगी तो ये अपने बच्चे का भी ख्याल रख सही, मतलब दिन में आपने जो है वो फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना है, जूसेस का, फ्रेश, आजकल तो फ्रूट इतने ज़्यादा हैं जिसके फ्रेश जूसेस तो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, स्पेशली सर्दी में। मौसमी का एक सीज़न है, माल्टा आ जाता है इसमें, तो वो सारे फ्रूट्स, अब मुझे सारे फ्रूट याद आना शुरू हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो थी मदर जो कि जिनके बारे में हम कहते हैं कि फीड कराने वाली थी। अब जो प्रेगनेंसी में खवातीन होती हैं उनका भी जल्दी से बता दें कि उन्हें किस तरह के मतलब सीजनल फ्रूट्स कितने जरूरी हैं, क्योंकि वो भी दो उसमें हमने देखा है उसमें आयरन की कमी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो अगर आप देखिए अनार का इस्तेमाल अगर करें, एप्पल का इस्तेमाल करें रोजाना, मिल्क का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि डेट्स, खजूर जो है, अच्छा, अब अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रोजाना 4 खजूर खाएं, टाइम कोई भी हो, दिन में किसी वक्त भी अगर वो रोजाना 4 खजूरें खाती है तो खजूर जो है वो एक कंप्लीट ग़िज़ा है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि एक तो वजूद में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं आएगी, दूसरी बात यह है कि उसमें सी सेक्शन और इस तरह के प्रॉब्लम से फिर जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स वो बच जाती हैं। ठीक, हम आपको नंबर बताएं जी कॉल करने के लिए 0514102251 पे आप हमें कॉल करते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताएं 0300189893, 031534644555 डॉक्टर साहब के राबते का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपके बारे में कोई भी इशू जो आप डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहिए वो डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा आप क्लिनिक विजिट करते हैं, डॉक्टर साहब जुमे और हफ्ते को इस्लामाबाद में क्लिनिक करते हैं, फर्स्ट फ्लोर मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में। पेशावर में डॉक्टर साहब पीर, मंगल और बुध को बैठते हैं, अली मेडिकल में, तो आप वहाँ पर पेशावर में विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र जी। जी इकबाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 13 साल की, उसे थ्रू आउट द ईयर एलर्जी का इशू रहता है, डस्ट एलर्जी है उसको, लेकिन जब मौसम सरमा यानी विंटर का शुरू होने लगता है तो उसका मसला ज्यादा हो जाता है। रोज सुबह उठ के छींके मारती है और नाक बंद रहता है, गला खराब होना, चेस्ट इन्फेक्शन, ये मसाइल उसको आए दिन रहते हैं। अच्छा अच्छा, और कितने साल से है उसको ये इशू? ये उसको शुरू से ही, जब से वो पैदा हुई। अच्छा ठीक। और आपने किसी ENT को चेक करवाया है उसको? डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक की गायब गाड़ियां मेडिसिन लेते रहे हैं, लेकिन जब भी होम्योपैथिक की मेडिसिन लेते हैं उसको सीजन अच्छा गुजर जाता है। शुरू में यंग एज में चेस्ट इन्फेक्शन की अक्रंस जो थी वो बहुत ज्यादा थी, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन जैसे ये बड़ी हुई है अब तो वो चेस्ट इन्फेक्शन की अक्रंस जो है रिपीटेशन कम हो गई है, लेकिन स्नीजिंग, नाक का बंद होना, गला खराब होना, ये उसका बहुत आता है। असल में आप लोग इस्लामाबाद से हैं, उनको चेक करवा दें, ENT की उनकी चेकअप करेंगे, कहीं थ्रोट में मसला ना हो। या अक्सर लोगों को हमने देखा है नॉर्मली एलर्जी की दवाइयाँ खाते हैं, उनको DNS का मसला हुआ होता है, उनको नेज़ल पॉलिप का मसला हुआ होता है। अगर उनके उस बीमारी को फिर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम उनकी एलर्जी का मसला जो है वो सॉल्व नहीं होगा फिर।
ठीक है, इस्लामाबाद से हैं, आप चेकअप के लिए उनको ले आए ताकि उनको पहले मसला डायग्नोज करें, उसके मुताबिक इलाज शुरू करें। डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं 0300-189-8933। उसके अलावा डॉक्टर साहब का भी हमने आपको बताया कि जुमे और हफ्ते को क्लिनिक करते हैं इस्लामाबाद में, फर्स्ट फ्लोर माल 9 प्लाजा कराची कंपनी में, G9 मार्कस में, तो आप वहाँ डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी एक इसमें पॉइंट वाली बात की थी, मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया आपका। आपने कहा कि उनके नोस्ट्रम में भी इशू हो सकता है, लाइक हम कह सकते हैं कि कहीं नाक में गदूद है या नाक की हड्डी बड़ी भी है, उस वजह से भी ये इश्यूज होते हैं? कहीं नहीं, अक्सर पेशेंट में मैंने देखा है, अक्सर में, क्योंकि वो जब मेरे पास फाइलें लेके आते हैं, जब अपने मेडिसिन लेके आते हैं, वो मैं देखता हूँ टोटली एंटी एलर्जिक्स होती हैं, ठीक है, या अगर कभी कभार उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हुआ होता है। लेकिन अगर उनकी जब हम PNS एक्सरे करते हैं जिसमें नाक का पता चल जाता है, या फिजिकल उनका हम मुआयना करते हैं, तो जब एक इंसान के नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हुई हो, DNS उनको हुआ हो और डिविएटेड नेजल सेप्टम का मसला, या अगर उनको नेजल पॉलिप का मसला हुआ हो, तो फिर भी वहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो इंतहाई सेंसिटिव हुए होते हैं। जब मामूली सा भी डस्ट उसके साथ लगता है, क्योंकि एयरवेज तो वो तंग हो जाती है ना उसके साथ, या अगर मामूली सा डस्ट अंदर जाता है या मामूली सा उसमें से तेज हवा अंदर जाती है, तो उसमें इंतहाई सेंसिटिविटी होती है, अंदर इरिटेशन पैदा होता है, और उसके बाद इंसान को जो है मुसलसल चींकें शुरू हो जाती है। कहते हैं जी 10 चींकें एक साथ में आ जाती हैं, 15 चींकें आ जाती हैं। वो जो सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। उसकी वजह से फिर जब पॉलिप का इलाज करते हैं, मसला टोटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो ये, या DNS, कुछ लोग सर दर्द की शिकायत करते हैं, सर दर्द के लिए जी सालों साल दवाइयां खाते हैं, और DNS की वजह से उनका नज़ला ब्लॉक हो जाता है, साइनोसाइटिस का मसला हो जाता है, तो फिर उनको साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट अगर एक डॉक्टर नहीं करेगा तो वो सर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा वहीद बात कर रही हूँ गुजर खान से। आयशा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से सवाल ये था जी कि मैं 20 साल की हूँ, और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज वापस जा रही है। मैंने कहा मेरी उम्र 20 साल है, ठीक है, और मेरी ग़िज़ा भी ठीक है खाने पीने में, लेकिन मेरी जिस्मात बहुत ज्यादा कमजोर है। अच्छा ठीक। हाइट और वेट फिर बता दें हमें, कितना है आपका? 46। वेट 46 है और 20 साल एज है। हाइट बता दें या कोई इस तरह। अच्छा, कोई टेस्ट किए हैं आपने? नहीं। इस तरह कर लें, अपना TSH का एक टेस्ट है वो कर लें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का, वो रिपोर्ट फिर मुझे भेज दें। कुछ लोगों का थायराइड में मसला होता है, उसकी वजह से वो अगर उनको भूख लगती भी है, खाते पीते ज्यादा भी है, लेकिन उनका वजन बढ़ता नहीं है। थायराइड का मसला नहीं है मुझे। वो टेस्ट करके आप मुझे भेज दें तो उसके हिसाब से आपको फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू कॉल करने का शुक्रिया। अच्छा, अब ये खुद से भी हम ज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये मसला नहीं है या नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, ये ज्यूम नहीं करें, आप एक दफा थायराइड का टेस्ट करा लें अपना, बहुत जरूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे क्यों जरूरी है ये भी बता दें। असल में थायराइड जो है ये वजूद का ड्राइवर है, ये पूरे वजूद को मेंटेन रखता है, उसको चलाता है। अब अगर एक पेशेंट है, इसको हाइपर थायराइडिज्म का मसला हो जाए तो इसमें इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो इतनी तेज हो जाती है कि पेशेंट अगर एक रोटी खाता है तो वजूद जो है वो 2 रोटियों के बराबर जो है वजूद की एनर्जी जाया करता है। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ इंसान का वजन जो है वो दिन ब दिन गिरता रहता है। दूसरी बात यह है उनको टेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है। ठीक है, उसमें एंग्जाइटी के अलामात आते हैं। ठीक है, उसमें से जो है घबराहट, फियर, ये बातें। अब अगर इसके अलावा इनको हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाए, ठीक है, तो फिर लोग कहते हैं जी मैं तो फुल डाइटिंग पर हूँ, कुछ खाता भी नहीं हूँ और दिन ब दिन जो है वजन बढ़ता रहता है। उसमें फिर जब थायराइड के मुतालिक उसका इलाज करते हैं तो फिर वजन भी कम हो जाता है और बातों दूसरी मसलों से भी बंदे बच जाते हैं। ठीक है, अब वो फिर मैं कहूँगी डॉक्टर साहब अब मैं भी करा लेती हूँ, साथ ही डॉक्टर साहब ने कहना है आपको हर मसला फील होने लगता है प्रोग्राम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मलिक आलम बात कर रहा हूँ जी, इधर इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं मलिक आलम साहब? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप लोग खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि एक अरसे से मुझे जो है ना वो चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा जी। अच्छा, चक्कर आते हैं। अच्छा, कितने अरसे से आ रहे हैं चक्कर?
तो 15-20 साल कम से कम हो गए हैं जी। 15-20 साल से। अच्छा। अच्छा, शुगर, ब्लड प्रेशर का? जी सर। शुगर या ब्लड प्रेशर है आपको? शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर का ये है कि हार्ट का इशू है। वो मैं डॉक्टर अहमद इकबाल साहब की दवाई जो है नेबेल और कार्बिस जो है उन्होंने दी हुई है, वो लेता हूँ। अच्छा, और दिल का मसला जो है पहले हुआ था आपको या चक्कर वाला मसला? दिल का जो है ना पहले बहुत ज्यादा था 2007 से पहले, तो उसके बाद एंजियोग्राफी कराई है, जो ब्लॉकेज थी वो रिमूव हो गई है। तो ऐसा अभी हार्ट का उस तरह का नहीं है, लेकिन ये है कि हार्ट बीट जो है वो तेज रहती है अमूमन। इस तरह कर लें अपनी रिपोर्टें, और इस्लामाबाद में अभी एड्रेस आपको बताते हैं, आप विजिट करें, फिर मैं आपको आंसर देता हूं कि क्यों मैं आपको क्लिनिक बुला रहा हूं, आपके सारे एक्सप्लेन करता हूं आपका मसला। ठीक है, थैंक यू कॉल करने का शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक जो है वो विजिट कर लें। फर्स्ट फ्लोर पे है मॉल 9 प्लाजा में, G9 मरकज़ कराची कंपनी में। आप वहाँ पर विजिट करें, अपनी रिपोर्ट्स ले जाएं सारी, और ताकि डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट कर सकें। अब बताइए डॉक्टर असल में इन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि मुझे चक्कर आते हैं। अब इनकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि ये कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करता है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो फैट्स जो है अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर एक इंसान है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है और वो फिर से कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ खाएगा, फिर उसमें भी जो है जो यूज़फुल कोलेस्ट्रॉल हैं, वजूद के ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल हैं, वो कम होने लग जाते हैं। उसकी वजह से लोगों को चक्कर का मसला आता है। कुछ लोगों को ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को ऑडिटरी वर्टिगो का मसला होता है। कहते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके कानों में मसला होता है। अगर एक कान में मसला होगा तो फिर भी पेशेंट को जो है उनको वर्टिगो का मसला आएगा। तो ये ठीक ठाक एक केस है। इसी तरह इसकी दवाइयाँ हैं, एसिड पास इसकी दवाई है, काकुलिस इसकी दवाई है, कोनियम इसकी दवाई है, लेकिन अब ये अगर इस्तेमाल करेगा तो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वजह यह है कि मैंने काज का नहीं पता चलेगा तो मेडिसिन के साथ साथ फिर मसले नहीं ठीक होते। जब मेन काज को हम पकड़ के उसका इलाज करते हैं तो फिर मसला सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लाइन ड्रॉप होगी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। 0514102251 हमारे राबते का नंबर है। डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर 0300189933 और 031534644555 डॉक्टर साहब का जो है वो राबते का नंबर है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने डॉक्टर साहब की CP चाइल्ड के हवाले से हमने अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब CP चाइल्ड का ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत कामयाब जो ट्रीटमेंट है वो CP चाइल्ड का हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो उसके पेशेंट हैं, बहुत सारे CP चाइल्ड जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, हम चाहते हैं कि वो भी साथ में दिखा सकें कि CP चाइल्ड जो है वो कितनी तेज़ी से रिकवर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन खान है। पहले भी आप लोगों के साथ अपनी सक्सेसफुल वीडियोस शरीक कर चुके हैं। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी सेरेब्रल पाल्सी के हवाले से है। CP चाइल्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक होते हैं। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी जो अबू बकर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अबू बकर CP चाइल्ड था, हमारे पास लेके आए थे। खुद बैठ भी नहीं सकता था, पोस्चर के मसले थे इनको, वॉकिंग में भी इनके चल भी नहीं सकता था, वॉकिंग में भी मसले इनके आ रहे थे। इसी तरह से जिस तरह CP बच्चे होते हैं, चल नहीं सकते, नॉर्मल तरीके से बैठ नहीं सकते, इंटेलेक्चुअली भी वो कमज़ोर होते हैं, जबकि सेरेबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो इंतहाई कमज़ोर होता है। उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इतना ज़्यादा अरसा इनका इलाज नहीं चला है, तकरीबन 2 महीनों का इनका मैंने इलाज किया है, और ये आज तीसरे मंथ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह इस तीसरे महीने के इलाज में यानी ये 2 मंथ का इलाज जिसका हुआ है, इसमें इसने चलना भी शुरू किया है, नॉर्मल तरीके से आप लोगों के सामने है, ये बैठ भी सकता है, और इसकी बातें जो हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, और काफ़ी सारा इसमें जो है इम्प्रूवमेंट इसमें से आई है। तो इसके मामू यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये इलाज से कितने हद तक मुतमईन है और अपने बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट जो है ये नोट कर रहे हैं। आप उर्दू में बात कर सकते हैं या पुश्तो बात कर। अबू बकर चिमुग लता सो कलरा वस्तो हा अबू बकर हो माशाअल्लाह उधरे दो पखला नो अबू बकर चिता सो कलरा वस्तो नो आगा वक्त और उस चिदा कम इलाज दे
मतलब دا په دې دونه وخت کې تاسو په د کې څه کمې بهتره نوٹ کړلې. ما د ځان سره چې کوم لیکل وکړل دلته کې نو هغه وخت کې به دې نشو ګرځېدلې په خپله باندې. اوس دې څنګه دی؟ ان شاء الله تعالی د بالکل ډیر زیات کوشش کړی دی، ان شاء الله ښه شوی دی. او دې اول د خپې به هم وچې وي او دې بیخي قدم یې نشه اخیستی او ان شاء الله اوس دې کور کې ان شاء الله دې ګرځي 10-15 قدم اخلي او دې شروع کړی دي ان شاء الله. دې په خپله به بغیر سپورټه به کېناستې نشي چې کې به هم ناسته نو داسې طریقې سره چې پته به یې لګېدله او ما نوټ کړي دي ځان سره ناسته خو پرېږدی اوس خو ماشاءالله چې کوم دی نو ولاړ دی ګرځي بالکل جی ټیک شو ان شاء الله موږ بالکل لګوي او د علاج نه تاسو چې کوم دی نو مطمئن یې او جی بالکل خبرې هم ښې بهترې دي ماشاءالله دونه ګپ شپ لګوي. لکه ابوبکر ته څنګه یې بچي دوايانو سره هم ټیکي که نه او سکول ته پکې هم ځې راځي اور هلکه څه دې خوښي په خوراک کې دې څه خوښي؟ انګور دې خوښي؟ هلکه دا بدله شي کوم دی نو اوس راواخلو خوښه دې ده صحیح ده. او اوس خو ګرځې راګرځې که نه ټیک شوی که نه ګوډ 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 بد دوايانې به جاري ساتې ټیک شو جي. دې وخت کې ویورز تاسو ګوري هغې له بس پیغام ورکول غواړئ لکه تاسو په ذهن کې چې مخکې څنګه خبرې وي هغه پلیز لکه شاملې کړئ چې دا ماشوم تاسو دلته کې کله راوستو هغه وخت تاسو څه سوچو مطلب دا دی د دې باره کې ډېر خلک دا وایي چې دا نه ټیکېږي دا لا علاج دی خپل ایکسپیرینس شیر کړئ تاسو. او جی موږ بالکل ډېر زیات ډاکټرانو پسې ډاکټر صاحب ګرځولی وو جی بالکل ستړي کړي وو خو دا ستاسو موږ ریډیو باندې پروګرام وکړی جی او موږ ته جی دو مرد تغبای سیټ موږ د بس ای دوست ثوابای د جانډو وو کوي جی راغلی تاسو ته اول تغیر ریډیو باندې تاسو پروګرام کته او غیم ته کال کوي او موږ په کال په لمبر پر رابطه جی تاسو لرالو او جی اوس موږ بالکل ډیر دغه یو جی چې تاسو عقل دا خبره واغسته کنه او جی عقل اوس ذهن منی کنه چې دا خو ټیکيږي ان شاء الله موږ بالکل کوشش ټولو هغه ته خلکو ته وږي چې بالکل تاسو تراتلې شي دلته دا علاج بالکل مکمل تاسو هغه کې دی شي د دې چې کم دنو چې کم مریضان چې څه مسئلې هغه بالکل ټیک دی شي جی ٹھیک شو بد ऑलराइट जी डॉक्टर साहब माशाल्लाह बच्चा तो सीपी चाइल्ड चलना शुरू हो गया और वो भी 2 मंथ्स में जहाँ तक मुझे समझ आई है क्योंकि वो ज़्यादा पश्तो में साउंड से तो मुझे फिर इसलिए पश्तो उस तरह समझ नहीं आती लेकिन आप हमें सही ब्रीफ कर सकते हैं इस पर. माशाल्लाह सीपी चाइल्ड का बच्चा 2 महीने में चल रहा है. बिल्कुल इसी तरह है माशाल्लाह. सीपी चाइल्ड्स के बारे में मैं अक्सर यही बताता हूँ पेरेंट्स एक ये बात लेके बैठ जाते हैं कि डॉक्टर्स उनको कहते हैं जी वक्त के साथ ठीक होगा इसका कोई इलाज नहीं है वो भी जी ये बात सुन के अपने बच्चों को छोड़ देते हैं इवन एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं. ठीक है ऐसे बच्चों का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उसके साथ साथ उनका एक्सरसाइज सिखाता हूँ. जो बच्चे ये अभी जो है मामूली मतलब कम उम्र का इंतहाई कम उम्र का नहीं था ये बड़ा था तकरीबन इसकी उम्र काफ़ी है और इन्होंने स्टार्ट से इलाज किए हैं लेकिन ये चलना तो क्या ये बैठ भी नहीं सकता था इनको कुर्सी पर भी आप बैठाते थे वो गिर जाता. अब इनके मैंने 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट किया है और 2 महीनों में ये चलने लग गया. ठीक है तो ये मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि पेशेंट्स की इनके जो पेरेंट्स हैं या जो पेशेंट्स इनकी हौसला अफजाई हो सके. ठीक है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो लाइलाज हो. ठीक है ना और ये सिर्फ फर्स्ट केस नहीं है एक अरसे से इस पे मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट हैं या डिले माइलस्टोन या वो बच्चे जो देर से चलना सीखते हैं या कुछ बच्चे होते हैं वो देर से बोलना शुरू करते हैं. ठीक है या कुछ बच्चों की स्क्विंटिंग आइज होती है एस्टिग्मेटिज्म उनकी आंखें जो है उसमें बैंगापन होता है ये सारे ब्रेन से रिलेटेड है उनकी हम मेडिसिन देते हैं और ये बहुत सेफ तरीके से ठीक होते हैं. अच्छा सही मुझे इसमें एक और चीज़ भी पता चल गई कि जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते आइज़ के हवाले से डॉक्टर साहब उसका भी इलाज करते हैं. हम जब कह देते हैं कि भेंगापन है इनमें तो बेसिकली उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है. हमने आज तक सुना है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता. 100% हमने यही आज तक सुना है. असल में इसके अपने नर्व्स हैं ना. ठीक है ब्रेन जो है ब्रेन ये हमारे टोटली वजूद को कंट्रोल करता है. सही उठने बैठने को चलने फिरने को या बात हम जब सुनते हैं उसका हम रिस्पॉन्स किस तरह से देते हैं ये सारा ब्रेन के जो है वो मुख्ताज हैं. ठीक है उसके स्पेसिफिक एरियाज हैं ब्रोकस एरिया वर्निक्स एरिया ये 2 इस तरह की एरियाज हैं जो हमारे कन्वर्सेशन को कंट्रोल करती हैं. ठीक है अब कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं उनको जी वो स्टैमरिंग का इशू होता है. ठीक है उनकी बोल चाल ठीक नहीं होती उसका हम पे ट्रीटमेंट करते हैं 3-4 महीने में वो नॉर्मली हम लोगों की तरह उसका मसला सॉल्व हो जाता है. 0514102251 हमारे राबिते का नंबर है. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ मरी से. जी आयशा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह
तो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, क्या एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? अल्टरनेटिव। अच्छा, अल्टरनेटिव का मतलब है alternative कि medicine। ठीक है, ये दोनों सेम ठीक है, थैंक यू। अल्टरनेटिव और होम्योपैथिक ये दोनों एक ही मेडिसिन हैं, ठीक है। एलोपैथिक की अल्टरनेटिव हम मेडिसिन कहते हैं ना बिल्कुल उसको, ठीक है, सही। क्योंकि बीमारियों का आदि इलाज है डॉक्टर ना। मैं डॉक्टर नहीं बनी, कंपाउंडर रख ले डॉक्टर साहब। मुझे पता चलता जा रहा है, कंपाउंडर हायर कर ले बस मुझे। नहीं, आपको ना, आपको तो साथ क्लिनिक में बैठाते हैं, सिर्फ पेशेंट्स को आप सुनेंगी भी ना तो उसके मेन क्लूज आप जो है अपने साथ नोट कर सकती हैं। तो ये मसला यहाँ से, क्योंकि आप मेन पॉइंट उठाती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे पता, आपके साथ बैठ के मुझे पता चलता जा रहा है। ये अल्टरनेटिव की ये बात पूछ रही है, तो ये सिर्फ एलोपैथिक का अल्टरनेट जो है वो मौजूद है, ठीक है। जबकि दूसरे तरीका इलाजों का जो है उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। जिस तरह हम स्टार्ट में आस्थमा की बात कर रहे थे, दमे की बीमारी की जो हम बात कर रहे थे, तो अब दमे के मुतालिक जो है मेडिकल साइंस यही लिखता है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। उसके बारे में कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ देते हैं कम्बीवायर देते हैं, स्टीरॉइड्स खिलाते हैं पेशेंट्स को, या इनको है ब्रांको डायलेटर्स देते हैं, जैसे उनका असर खत्म हो जाता है, दोबारा से सांस की नालियां कंस्ट्रक्ट तंग हो जाती है और पेशेंट को दोबारा सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो हम अल्टरनेटिव में ट्रीटमेंट करते हैं, सांस की नालियों में जितना बलगम जो है भरा हुआ है, स्पूटम उसमें भरा हुआ है, या उसमें से इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो सारा जो है एक्सपेल्ड आउट करते हैं उसको मेडिसिन के जरिए, तो सांस की नालियां खुल जाती है और पेशेंट जो है वो परमानेंटली कवर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये एक हैरानगी की बात है कि ये जो आप कह रहे हैं बलगम आपकी नालियों को तंग करता है। एग्जैक्टली। ठीक, इस पे हम बात करेंगे इस्तेमाल पे, लेकिन एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जेलम से बात कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए जी, नाम बता दीजिए। इश्तियाक मेरा नाम है जी, जेलम से बात कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है और ये कमर में मोरों की। ठीक है। तो पट्टों में भी छिका हुआ है। ठीक है। तो और कितने अरसे से है? मोरों का जो दर्द है तो कोई 10-15 दिन से है। ठीक है। तो पट्टों का जो शिकाव है वो तो काफी, तो दवा शवा लेता रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा। मेहरबानी करें कोई अच्छी दवा बताएं। और ये पट्टों के पेन कब से आपको, और कितने अरसे से दवाई खा रहे हैं इसकी? दवाई तो खा रहा हूँ तकरीबन दूसरे हफ्ते लेकर आया हूँ अभी तो। ठीक है, 2 हफ्ते से ठीक हो गया। ठीक है, आप प्रोग्राम देखे, मैं कमर दर्द की दवाई आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, कमर दर्द की जो दवाई है, कुछ लोगों को लंबेगो का मसला शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को वर्टेब्रास में, उसकी एक दवाई बताता हूँ, रस्टॉक्स उनका नाम है। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में ले लें, रात को 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे इंशाल्लाह आपको वक्ती आराम जो है वो मिलेगा। उसके बाद इस तरह करें कि जो भी मसला आता है उनको ठीक ठाक डायग्नोस करने की ज़रूरत होती है। अब आप अपने कमर के मसले का बता रहे हैं, अब ये नहीं पता कि उसके वर्टेब्रास में कोई मसला आ गया है। कुछ लोगों को उसकी जो टेल बोन है, कॉक्सिस में कहीं बंदा गिर जाता है तो कॉक्सीडीनिया उनको शुरू हो जाता है, फिर वो मसले ठीक नहीं होते। कुछ लोगों के जो है वो मोहरे जो है वो डिसलोकेट हो जाते हैं। अब अगर उनके लिए एक पेशेंट नॉर्मल दर्दों की दवाइयाँ खाएगा और ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेगा कि डिसलोकेट मोहरे फिर से वापस अपनी जगह पे चले जाए मेडिसिन के जरिए, तो फिर वो मसले ठीक नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स फिर सर्जिकल होते हैं। ठीक है, तो इसमें डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। और दवाई आपको बता दी है वक्ती आराम वाली। बाकी आप कहीं बेहतरीन या किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं, क्या आपको MRI की ज़रूरत हो, आपकी MRI हो जाए, या उसके मुताबिक आपका कोई दूसरा आपको। जेलम से वैसे इस्लामाबाद इतना दूर नहीं है, आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो विजिट कर लें। सिंपल जेलम से यहाँ तक आने में आपको कोई 1.5 घंटे का रास्ता जो है वो दरकार है, और आप इतनी देर का सफ़र करके तो आप डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है वो विजिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी हैदराबाद। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मेरा 40 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन कराची जिला अस्पताल दोनों का हुआ था। उस वक्त बाद में मुझे ज्यादा तकलीफ रहती थी, प्राइवेट डॉक्टरों को मैंने दिखाया और उन्होंने कहा आपका लेफ्ट
साइड का जो गला है ट्रांसफर बहुत गहरा कट गया है। शायद आपको सारी जिंदगी तकलीफ रहे या कुछ ठीक भी हो जाए तो 20-25 साल 30 साल बाद दोबारा तकलीफ हो सकती है। और यही हुआ, मुझे नजला हुआ। नजला होने के बाद मेरे दोनों कानों की आवाज भी चली गई। फिर मेरा जो ये कान बिल्कुल तकलीफ में चला गया, गला भी सीने की तरफ, क्योंकि मेरे स्टंट भी पड़े हुए और मैं बहुत शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। यहाँ प्रॉपर मैंने स्पेशलिस्ट जितने भी कान के डॉक्टर के ने दिखाया, लेकिन अफसोस की बात है मुझे किसी मेडिकल से कोई इतना खास अफाका नहीं हुआ। ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे कोई करें, अब आवाज पहले से बेहतर है, कोई देसी तरीके से मैंने इसका अपना इलाज किया, डॉक्टर से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और मेरा ट्रांसफर बहुत गहरा कट गया है और मुझे यहाँ तक मेरे कान में तकलीफ दिमाग की तरफ चली गई थी, गले में और सीने की तरफ भी आ गई थी। लेकिन अब कम है, लेकिन तकलीफ है मुझे। अच्छा, ठीक है। मैं कानों की समात भी कम है, आप सुनते भी कम है जी। ठीक है। कोई चक्कर वगैरह का मसला तो नहीं आता आपको? नहीं, चक्कर वगैरह मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाक वर्जिश करता हूँ। अरे मेरे 3 स्टंट पड़े हुए। अच्छा, और कान में किसी किस्म की आवाज टेनाइटिस की शिकायत तो नहीं है? नहीं, और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की समात कम हो जाती है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से उनके कान के मसले बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स हैं। इन्फेक्शन की वजह से कभी कभार जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे समात को कंट्रोल करती हैं, या जिस तरह हमारे जो ओल्फैक्टरी नर्व हमें हमारे स्मेल को, जो उसकी सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, तो कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से वो मुतासर हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर अगर समात का मसला हो तो वो कम हो जाता है, या कुछ लोगों को जो है एनोज़मिया का मसला शुरू हो जाता है, जिसमें से वो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, जिसमें सूंघने की जो उसमें से हिस्स है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे हालत में आप इस तरह कर लें कि एक दवाई है, उसका इस्तेमाल आप शुरू करें, पल्सटीला उसका नाम है, पल्स 30 पोटेंसी में, ये आप ले लें होम्यो स्टोर से, और सुबह शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे इंशाल्लाह मसला ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर मसले मसाइल हों आपको, तो फिर आपकी चेकअप ज़रूरी है, ताकि आपका प्रॉपर एक इलाज शुरू करें कि बाद में आपको मसले मसाइल ना पैदा हों। ठीक। और एबटाबाद से जो है वो आप डॉक्टर साहब को विजिट कर सकते हैं इजीली। डॉक्टर साहब के नंबर जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं 0300 1898933, 031534644555 डॉक्टर साहब के राबिते का नंबर है। और डॉक्टर साहब के राबिते के नंबर के साथ हमने इस्तेमा का जो इलाज है वो पूछना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें चलना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे इस्तेमा के इलाज का। आए जी, वेलकम बैक एक दफ़ा से फिर प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती। मैं हूँ माही शेख, मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ुल्करनैन। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि हमने एक बात स्टार्ट की थी उस पर, लेकिन फिर कॉलर आ गए कि मुझे पहली दफ़ा पता चला कि बेसिकली इस्तेमा का जो इशू होता है, दमा का जो मर्ज़ है, वो आपके सांस की जो आपकी नालियाँ हैं उसमें रेशे के जमने की वजह से होता है। बलगम जब जम जाता है और उसकी वजह से आपकी नालियाँ तंग होती हैं और सांस लेने में आपको बेसिकली इशू हो रहा होता है। इसका तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। अब ये बताएं कि इसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं? जिस तरह से आपको बताया ना कि मतलब अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से अंदरूनी जो अल्वियोलर्स हैं या जो अंदरूनी ब्रोंकाइज हैं, जो इंसान के सांस की नालियाँ जो हैं, जो वजूद के लिए ऑक्सीजन बराबर करती हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजूहात हैं, उसकी तंग होने के काजेज़ हैं। इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है तो भी वो अंदर सूजन हो जाती है। इसी तरह से नॉर्मली अंदर म्यूकस बनता रहता है सांस की नालियों को लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो जब वही लुब्रिकेशन जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लुब्रिकेंट्स बनता है वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है, उसकी वजह से सांस की नालियां तंग उसको होती बेसिकली फ्लैश आउट करना, बाहर निकालना बहुत बिल्कुल वो जरूरी है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, मैं मोहम्मद ज़ैर बात कर रहा हूँ जहाँपुर पंजाब से। जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैडम। मेरा मसला ये है, मेरे दोनों बाजू शदीद सुन्न हो जाते हैं, शदीद जलन होती है और शदीद दर्द होता है। और ये कितने साल से हो रहे हैं? आप कितने साल के हैं ये भी बता दें हमें। मैं मैडम 36 साल का हूँ। ये मुझे 2-3 साल से मसला है। 2-3 साल से? अच्छा, और डॉक्टर्स को दिखाया है? जी मैडम, वक्ती तौर पे आराम आता है, मुझे मुस्तकिल आराम नहीं आ रहा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसे कहते हैं। कोई एक्सरे वगैरह नहीं करवाया गर्दन के मोहरों का? नहीं सर, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में गया था, उन्होंने कहा था ना कोई सीटी स्कैन की जरूरत है ना एमआरआई की जरूरत है, बस मेडिसिन पे उन्होंने रखा हुआ था, मुझसे मुझे आराम नहीं। और कितना अर्सा हुआ है?
सर 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल हो गए हैं और मसला कोई नहीं है और मसला ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो अब कोई ना ये मैं आपको बताता हूँ, आप शो देके मैं जवाब देता हूँ कि क्या मसला है आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने ये का। देखिए जी, अब पेशेंट्स 2-3 साल से जाता हूँ, मेडिसिन खाता हूँ और बस। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये मसले अब कब तक चलेंगे। इनके अलामात से जाहिर है कि ये कहते हैं कि जी हाथ सुन हो जाते हैं, उसमें से जलन या महसूस होती है, या अक्सर लोगों को उसमें दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है, या कुछ लोगों के शोल्डर्स हर वक्त उसको इस तरह भारी महसूस होता है। इस पे फिर हम जब सिटी स्कैन करवाते हैं तो अक्सर औकात हमने देखा है कि सर्वाइकल रीजन में मसला होता है। गर्दन के मोहरों में जब मसला आ जाता है, इसमें छोटी छोटी रगें हैं जो हमारे ऊपर जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसको कंट्रोल करती हैं, बाजू को, हाथों को, उसको कंट्रोल करती हैं। जब उस पर नर्व पर किसी किस्म का भी दबाव आएगा या उस पर कंप्रेशन आएगी तो फिर इस तरह के अलामात हमें जो है वो महसूस होंगे। दूसरी इसकी मेन वजह जो है कार्पल टनल सिंड्रोम है। अक्सर लोगों को रेस्ट जॉइंट के जो न्यूरॉन्स हैं उस पे से कंप्रेशन आ जाती है, मीडियन और अल्नर नर्व पर। उसके बाद भी हाथों में यही मसला जो है वो सामने आता है। तो इसके लिए आप इस तरह करें, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, एक MRI CT स्कैन करवाएं अपना सर्वाइकल मोहरों का, वो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर दें इंशाल्लाह। उसके मुताबिक आपको बेहतरीन इलाज प्लान कर लूँगा। और अगर विजिट कर सकते हैं या किसी दूसरे न्यूरो डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है, उससे फिर आप मशवरा कर लें। ठीक, थैंक यू। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जनाब मैं बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। जी बाबर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे मसाने का मसला है, मेरी नाली में इन्फेक्शन है, दर्द है और 3 साल से ये निजाम मेरा चलता आ रहा है, एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। जी जी। होम्योपैथिक भी मेडिसिन मैंने थोड़ी बहुत इस्तेमाल की है, इसमें मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तकलीफ क्या होती है आपको? सर इसमें मुझे थोड़ा सा दर्द भी होता है और एक छाड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा जलन होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको बताता हूँ। ठीक ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का बता रहे हैं और हर मसला 2 सालों से 3 सालों से। मैंने तो पेशेंट्स को आपको बता दूं, पेशेंट्स की जब उनकी केस टेकिंग करते हैं, बड़े से बड़ा मसला जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में कवर हो जाता है। ठीक है। यूटीआई और यूटीआई तो महीने से लेके 2 महीनों में कम्प्लीटली कवर हो जाता है। ये तो कोई, इसको तो हम मेडिसिन के उसको जो हम देखें, इसको हम बीमारी के सर्कल में भी नहीं रखते। ठीक है, हमारे लिए तो ये मामूली मसला है। मतलब ठीक है, इन्फेक्शन बीमारी एपिस जो है, एपिस एक दवाई है, होमियो में इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। असल में एपिस मिलिपी का एक दवाई है, वो हम चलाते हैं इस तरह के मसले में। तकरीबन 15 दिन तक हम चला लेते हैं, उसमें पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके मुताबिक फिर और कोर्स देते हैं ताकि अंदर जो इन्फेक्शन की वजह से नुकसानात हुए हैं ताकि वो कवर हो सके। अब अगर इसको मामूली हम समझेंगे फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यूटीआई की वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो कास होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को मर्दों में प्रोस्टेटाइटिस का मसला होता है, यही इन्फेक्शन फिर प्रोस्टेट में चला जाता है। ये खतरनाक है। आपने कहा कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है, क्या इनफर्टिलिटी फीमेल्स की कॉज होती है या मेल्स की भी कॉज? दोनों में जी, मतलब दोनों में, मतलब बांझपन पैदा होता है। बिल्कुल दोनों। अगर मैं अल्फाज सीधे बोलूं, बांझपन मुकम्मल तौर पर, क्योंकि यही बैक्टीरिया या यही जरासीम जो है ये तो एक जगह पर नहीं रहते ना। ठीक है, ये पेनिट्रेशन भी करते हैं और ये मूवेबल हैं, ये तो अंदर जो है अपने जनरेशन को भी बढ़ाता है और ये कुछ लोगों के गुर्दों में मूव कर जाते हैं। कुछ लोगों के फीमेल में मैंने देखा है कि उनके पिलोपियन ट्यूब्स जो हैं उसमें चले जाते हैं, तो अंदर ब्लॉक होने की वजह से फिर फर्टिलिटी के रेशोज कम हो जाते हैं। मर्दों में मैंने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से फिर प्रोस्टेट इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद भी फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। कुछ लोगों को स्टेगोरन स्टोन यानी गुर्दे में पथरी जो बनती है उसका भी एक काज है, एक वजह जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो एक बंदे को अगर यूटीआई का मसला हो जाए तो इनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाटर इनटेक बढ़ानी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए और साथ होमियो दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये वजूद में एबिलिटी पैदा करता है, ये सलाहियत पैदा करता है कि ये अपने बीमारी को फ्लश आउट कर सके।
ठीक है, तो इससे मसले कम्प्लीटली खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हसन रजा बात कर रहा हूँ जामपुर से। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जामपुर से बात कर रहा हूँ, हसन रजा। जी 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 जी, हसन रजा साहब क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मेरे बेटा है 4 साल का। ठीक है। उसको खांसी रहती है, दवाइयाँ जो है ना अंग्रेजी तो काफी ली हैं और इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए हैं। ठीक। तो उसको जो है ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, रात को खांसते खांसते उसका मुंह नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। और ये उनको खुश्क खांसी है या बलगम वाली खांसी है? बगलम वाली है सर। अच्छा अच्छा, और कितने अरसे से ये तकलीफ है? ये सर तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल। अच्छा, और मेडिसिन खिलाते हैं तो उससे बेहतर रहता है दवाइयों के साथ? मेडिसिन खिलाते हैं तो वक्ती तो आराम आ जाता है, लेकिन बाद में बिल्कुल वो खांसता ही रहता है, बिल्कुल सारा दिन सारी रात मतलब खांसता ही थ्रू आउट है ये बीमारी। फैमिली में है ये मसला एलर्जी वगैरह का? जी सर। फैमिली में किसी और को है ये प्रॉब्लम? चले, किसी और को नहीं है, सिर्फ एक बच्चे को है। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखें, बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, 1 साल हो गया, आप वाली बात ठीक है, आज कुछ ऐसा ही चल रहा है। मामूली बीमारियां भी कोई 2 साल है, 3 साल है, 1 साल है, पता नहीं क्या चल रहा है। स्टार्ट में कहा था ना कि ये चीजें जो है इससे भी दमा की शिकायत हो जाती है, इस तरीके से फिर बनते हैं मसले। ठीक है ना, क्योंकि अब सालों तक एक बीमारी चलती है। फिर मैं आपको बता दूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो मेडिसिन हैं वो जब चलाते हैं तो उससे मैंने नहीं देखा कि एक बीमार की जान जो है वो छूटी है मेडिसिन से। सारी ज़िंदगी उसी पर ही रहता है। अगर दमे की पेशेंट्स की बात करें, वो भी सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाता रहता है, स्टीरॉइड्स खाता रहता है, उसके बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह प्रोलॉन्ग यूज़ से उनको ब्लड प्रेशर के मसले शुरू हो जाते हैं, दिल की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यानी बीमार का जो है वो उनका पाला नहीं, जो है वो उनका क्या कहते हैं, उसकी वो जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती मेडिसिन खाने की और आने जाने की। ठीक है, एक दवाई बताता हूँ, बच्चा इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगा। एंटम टार्ट 30 पोटेंसी में ले लें, एंटम टार्ट 30 पोटेंसी में, और इसके सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाया करें। पहले इनकी जो खांसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसमें से जो म्यूकस वगैरह है या जो स्पूटम वगैरह बने हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद उनकी खांसी जो है इंशाल्लाह कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ठीक, और खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा बीमारी की तरफ बच्चा ना चले जाए तो उससे ये बेहतर ये है कि आप जल्दी से उसको ये मेडिसिन जो है वो शुरू करा दें, वरना जैसे आज डॉक्टर साहब हमें दमा पे डरा रहे हैं तो हम इस पे भी डर रहे हैं कि ज़्यादा खांसी और बलगम के साथ खांसी जो आ रही है वो आपको किस तरफ लेके जा रही है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरिपुर से बात कर रहा हूँ जी, माजिद। जी माजिद, कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का खैर खैरियत है। जी माजिद साहब, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी उम्र है मैडम तकरीबन 45। ठीक है। तो तकरीबन 7-8 साल से शुगर है मुझे। ठीक है। तो शुगर रहती है मुझे 3 और 350 के दरमियान में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से कोई दवाई पूछनी थी इसके बारे में। जी ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू। सही है जी। एंडोक्राइनोलॉजी एक पूरा सिस्टम इन्होंने छेड़ा है, इसका ऑन एयर मेडिसिन नहीं बता सकते। और उन्होंने कहा कि फोन पे बताएं बस डॉक्टर साहब, आपने ऑन एयर अभी की अभी दवाई बतानी है। 300-350 शुगर रहती है उनकी, थोड़ी भी नहीं है। शुगर की जो है 70% ट्रीटमेंट इंसान अपना खुद कर सकता है। 70% मैं आपको बता दूं। इस 70% में क्या आता है, इसमें डेली एक्सरसाइज, ठीक है, 1 आवर डेली एक्सरसाइज, रनिंग अगर एक पेशेंट कर सकता है, फास्ट वॉक कर सकता है, ये आपके इलाज का हिस्सा है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट्स जो है यानी वाइट टेबल जो चीनी होती है वो कंप्लीट आप बंद कर लें, बेकरी का इस्तेमाल आप बंद करें, फ्रूट आप खा सकते हैं, इसी तरह चावल का इस्तेमाल कम किया करें, फिर आपकी शुगर जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहेगी। और साथ 30% जो मेडिसिन की बात रहती है तो इसके डिपेंड आप पर है। अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट लेके यहाँ से इलाज शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं ठीक होता और एक दवाई से ठीक नहीं होती शुगर। इसके लिए ठीक ठाक दवाइयों की ज़रूरत होती है और एक अरसा जो है इलाज का
वो चलाना पड़ता है ठीक। मेडिसिन्स को। तो उसके लिए आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक को विजिट करें और हम आपको बताएं कि अगर आप इस्लामाबाद विजिट करना चाहते हैं तो जुम्मे और हफ्ते को डॉक्टर साहब क्लिनिक विजिट कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब के फर्स्ट फ्लोर माल 9 प्लाजा G9 मरकज़ कराची कंपनी और पेशावर पीर मंगल बुध को बैठते हैं डॉक्टर साहब अली मेडिकल में, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब का नंबर है 0300 1898933। इसके अलावा 031534644555 डॉक्टर साहब के राबते का नंबर है। आप उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनकी कॉल आज के दिन में नहीं मिली, आप लोग अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि क्या आप लोगों को जो है वो क्लिनिक विजिट करना है या फिर आप लोगों को डॉक्टर साहब व्हाट्सएप के थ्रू ही ट्रीटमेंट बता सकते हैं। मोस्टली वैसे कोशिश करें आप लोग के अपनी जो है वो जो भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा में है, यानी कि सराउंडिंग्स में है, गिरदोनवा का लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल हो गया, तो जो सराउंडिंग्स में है वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक विजिट कर लें, ताकि क्योंकि एक प्रोग्राम में सारी ट्रीटमेंट और सारी दवाइयाँ बताना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी नहीं करना कि किसी कॉलर ने जो है वो कॉल करके एक मेडिसिन पूछी थी, वो शायद मेरे लिए भी वही मेडिसिन होगी तो वो खाना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्लिनिक विजिट करें, सबसे आसान तरीका जो है वो यही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का फीडबैक हम तक पहुँचते। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।